एक बड़ी अपडेट है और ये अपडेट कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। अपडेट ये है कि अभी दिल्ली पुलिस के हाथों वो भी नहीं बच पाएंगे जो जंतर मंतर पर हुए दंगे में मास्क लगाकर हुड़दंगी कर रहे थे और बचने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा और किन लोगों को छोड़ा जाएगा वो भी बता रहा हूं। इस समय देश के राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में जो कुछ घटित हो रहा है वो सोशल मीडिया के उस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है जो खुद को कानून और व्यवस्था से ऊपर समझने की भूल कर रहे थे। प्रधानमंत्री से माफी मांगे जाने या फिर विषय को शांत करने की कोशिश के बावजूद दिल्ली पुलिस और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के तेवर रत्ती भर भी ढीले नहीं पड़े हैं। कानून का चाबुक अब उन चेहरों पर चलने वाला है जिन्होंने अपने फॉलोवर्स, व्यूज और चंद लाइक्स के लालच में सड़कों पर भड़की आग में घी डालने का काम किया था। अगर किसी को लगता था कि सार्वजनिक बयानबाजी या फिर राजनीतिक सहमति के बाद जांच फाइलें बंद कर दी जाएंगी, तो यह कार्रवाई उनके इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाली है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अब अपना पूरा ध्यान उन पर फोकस कर दिया है जो पर्दे के पीछे बैठकर अफवाहें, फर्जी नैरेटिव और नफरत फैलाने वाली सामग्री को प्रमोट कर रहे थे। पुलिस के जांच सूची में एक दो नहीं बल्कि पूरे 180 सोशल मीडिया हैंडलर्स, प्रभावशालियों और बड़े यूट्यूबर्स के नाम दर्ज हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के आड़ में भड़काऊ वीडियोज, फर्जी तस्वीरें और मनगढ़ंत खबरें फैलाकर माहौल को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिली आजादी को जब हिंसा फैलाने का हथियार बना लिया जाता है, तब राज्य की पुलिस एजेंसियां कैसे काम करती है, इसका यह एक जीता जागता उदाहरण है। यह कार्रवाई सिर्फ कुछ व्यक्तिगत क्रिएटर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट डिजिटल सिंडिकेट से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस समय कम से कम 3 प्रमुख प्राइवेट डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनियों के पूरे रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन को खंगाल रही है। शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला सच सामने आया है कि इन कंपनियों ने पेशेवर तरीके से गालीबाज, उकसाऊ और नफरत फैलाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को बकायदा पैसे देकर हायर किया था। यह इस बात का सबूत है कि जो हिंसा और उपद्रव हमें सड़कों पर अचानक हुआ दिखाई देता है, उसकी स्क्रिप्ट कई बार एसी कमरों में बैठकर टूल किट और पीआर एजेंसियों के जरिए पहले ही तैयार कर ली जाती है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस पूरे मामले में बहुत ही समझदारी और सटीकता के साथ अंतर स्पष्ट करना शुरू कर दिया है ताकि किसी भी बेकसूर की जिंदगी बर्बाद न हो। एक तरफ जहां पर अपनी न्याय संगत मांगों और कैरियर के लिए सड़कों पर उतरे रियल नीट स्टूडेंट और आम छात्रों को राहत दी जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। पुलिस केवल छात्रों के सत्यापन और एडमिट कार्ड की जांच के बाद उन्हें किसी भी तरह के कानूनी झमेले से अलग कर रही है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है, रियल स्टूडेंट है, वो जा रहा है, अपना आईडी कार्ड दिखा रहा है या फिर एडमिट कार्ड दिखा रहा है, तो उसे वापस भेज दिया जा रहा है कि भैया जाओ तुम। इससे यह साफ संदेश जाता है कि सरकार और पुलिस प्रशासन छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार और उनके गुस्से को समझते हैं, लेकिन अगर छात्र आंदोलन के आड़ में कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का गैर छात्र उपद्रव करने घुसेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रवियों को लगता था कि वे मुंह पर मास्क लगाकर, रुमाल बांधकर या हुड्डी पहनकर पुलिस की नजरों से बच निकलेंगे और भीड़ का फायदा उठाकर निकल जाएंगे, लेकिन आधुनिक पुलिसिंग अब लाठी और आंसू गैस के गोले से कहीं आगे निकल चुकी है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि एफआरएस जैसी उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए अब तक 2873 से अधिक लोगों की सटीक पहचान पूरी की जा चुकी है। आधुनिक कैमरे और सॉफ्टवेयर इंसानी चेहरे की बनावट, आंखों के बीच की दूरी और शारीरिक बनावट का ऐसा डेटा तैयार करते हैं जिससे चेहरे पर बंधा मास्क भी किसी अपराधी को छुपाने में नाकाम साबित होता है। इस पूरी जांच प्रक्रिया में जो सबसे तकनीकी और गहन पहलू सामने आ रहा है वह है दिल्ली के लगभग 400 हाई क्वालिटी वाले सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का फॉरेंसिक विश्लेषण। जांच एजेंसियां सिर्फ हिंसा की जगह की तस्वीरें नहीं देख रही है, बल्कि मास्क पहने उपद्रवियों के घर से निकलने से लेकर जंतर मंतर, रेलवे भवन और दूसरे संवेदनशील इलाकों तक पहुंचने की पूरी आवाजाही को ट्रैक कर रही है। उनके आने का रूट क्या था, वे किन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके साथ कौन कौन लोग मौजूद थे और हिंसा के बाद वे किस रास्ते से गायब हुए। इस एक एक सेकंड की टाइमलाइन का डेटा मैप तैयार किया जा चुका है। डिजिटल सबूत की यह एक ऐसी घेराबंदी है जिससे किसी भी अपराधी का कानून के शिकंजे से बच निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। हिंसा और तनाव फैलाने का सबसे खतरनाक हथियार हमेशा से अफवाहें रही है और इस पूरे घटनाक्रम में भी यही पैटर्न देखने को मिला। सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह यह मनगढ़ंत दावा फैलाया गया कि प्रदर्शन के दौरान
पुलिसिया कार्रवाई में एक छोटी बच्ची की मौत हो गई है, जिससे जनता का गुस्सा भड़क उठे। लेकिन जब दिल्ली पुलिस और जांच टीमों ने आरएमएल अस्पताल के आधिकारिक मेडिकल रिकॉर्ड्स और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों की जांच की, तो यह बात पूरी तरह से सफेद झूठ साबित हुई। जिस बच्ची की मौत की अफवाह फैलाकर दंगों जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, वह बच्ची पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर जा चुकी थी। यह पूरा घटनाक्रम हमें इस कड़वे सच से रूबरू कराता है कि आज के दौर में डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से जन भावनाओं को भड़काने और देश के आंतरिक माहौल को अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन की यह सख्त और बिना किसी राजनीतिक दबाव के की जा रही जांच एक मिसाल पेश करती है कि कानून के सामने ना तो कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है, ना कोई मार्केटिंग एजेंसी और ना ही मास्क के पीछे छिपा हुआ कोई अपराधी। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अराजकता फैलाने का लाइसेंस बिल्कुल नहीं हो सकता। और जो लोग डिजिटल दुनिया को कानून से परे समझते हैं, उनके लिए दिल्ली पुलिस का यह एक्शन एक बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।